नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, यदि हम बात चुनाव की करें तो साल 2024 में जब चुनाव की बात शुरू हुई, चुनाव की रणभेरी बजनी थी। रणभेरी तो मार्च महीने में बजी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव में कुछ बचा ही नहीं है। चुनाव तो बस औपचारिकता है। जिन्हें एनडीए का टिकट मिल गया वे चुनाव जीत गए। एक पक्ष जीता हुआ और दूसरा पक्ष हारा हुआ दिख रहा था। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यह दिखने लगा है कि लड़ाई है। यह लड़ाई क्यों हो गई? लड़ाई पहले क्यों नहीं दिख रही थी? जो बीजेपी या फिर बिहार में जेडीयू या फिर एलजेपी, इनके जितने भी उम्मीदवार हैं, वे जिस तरीके से कंफर्ट जोन में अपने को महसूस कर रहे थे कि बस टिकट ले लेना है, मोदी जी का नाम है, नीतीश कुमार का नाम है, चुनाव तो जीत ही जाए। इसलिए देखिए, पहले विपक्ष हताश दिख रहा था, पर अब विपक्ष में भी जान है। और पहले ऐसा लग रहा था कि चुनाव बस इस नारे से खत्म हो जाना है, अब की बार 400 पार। मोदी की गारंटी, राम मंदिर, धारा 370, इन सब मुद्दों से ही चुनाव संपन्न हो जाना है। लेकिन बात ऐसी हुई नहीं। राम मंदिर कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा है, लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। धारा 370 की बात नहीं हो रही है। और हमने चुनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमने यह गूंज कम सुननी प्रारंभ कर दी है कि अब की बार 400 पार का नारा भी लग रहा है। और ठीक इसी प्रकार से कि हाँ, हम जीत ही रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं था, लेकिन जब संघर्ष दिखा तो विवेचना होने लगी। और अब फिर से बात, जब संघर्ष दिख रहा है, देखिए, जो ये मानकर बैठे थे कि मोदी के नाम से जीत जाएंगे और कुछ नहीं है, मैं बिहार में ही देख रहा हूं कि जब उनकी उम्मीदवार जा रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार, तो लोग सुख दुख में आप कहां थे इसकी बातें कर रहे हैं। कहीं कहीं खदेड़ भी रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, काम भी पूछा जा रहा है। बस इसके लिए और इस नाम पर वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है कि आप मोदी के और नीतीश की उम्मीदवार हैं। तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं और इसका परिणाम यह निकला है कि एनडीए फिर से उसी नारे के करीब पहुंचती दिखाई पड़ रही है, मुसलमान और पाकिस्तान। तो क्या आगे आने वाला चुनाव मुसलमान और पाकिस्तान पर ही होता दिखाई पड़ेगा? आपका टेक अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस बात की इसकी शुरुआत तो हो गई थी पहले चरण के मतदान के बाद ही। आपकी सारी बातें ठीक है। चुनाव का जो माहौल बना था पहले, वो माहौल को अब कहीं नहीं दिख रहा है। जो एक तरफा माहौल दिख रहा था, या ऐसा लग रहा था कि जो हर व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई दे रहा था, दिल्ली में भी, आप तो ग्राउंड लेवल पर बिहार में सुन रहे थे, दिल्ली में भी जहां सब जगह के लोग आते थे कि 2024 तो डन डील है। डन डील है मतलब नरेंद्र मोदी जीते हुए हैं, औपचारिकता पूरी करनी है। उसके बाद जब जब संसद के का जो ये अंतरिम बजट सत्र हुआ, लेखानुदान आया, उस समय जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि 370 तो लोग दे ही देंगे, हमने 370 हटाया है तो 370 का सगुन मिल जाएगा, तब फिर ये माना लगे। तब फिर जो सस्पेंस हुआ वो ये हुआ कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 आता है कि नहीं। जी तो है, नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन जैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसमें भी हम ये कह सकते हैं, उसको हम लोग पहले चरण के मतदान को माने एक प्रारंभ बिंदु, तो जैसे पहले चरण का मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत कम होने की खबर आई, लोगों में उत्साह नहीं दिखा, वैसे ही सारी चीजें बदल गई। उसके बाद से ही 400 सीटों की बात भी बंद हो गई है। जो डन डील कहा जा रहा था वो बात भी बदल गई है, और भाषण का टोन भी बदल गया है। हम लोग अभी वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां आपने छोड़ा है कि क्या चुनाव आगे मुसलमान और मुस्लिम पर ही जा रहा है। तो ये चुनाव बिल्कुल लगभग उसी दिशा में बढ़ गया है चुनाव। और ये पहले चरण के बाद जब जब 21 तारीख को बांसवाड़ा में, मतलब 19 को पहले चरण का मतदान हुआ था, और 21 तारीख को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नजर, विपक्ष की नजर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, और उन्होंने उस रूपक में कुछ रूपक दिए। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, उन्होंने एक रूपक, वो उनका एक अपना तरीका है समुदायों की पहचान बताने का, तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं या जिनके ज्यादा बच्चे हैं
उनको दे देगी संपत्ति। तो ये तो, और अच्छा उसके साथ उन्होंने याद दिला दिया कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। तो समझने में कोई कंफ्यूजन हाँ, नहीं रही जबकि लोगों को, मनमोहन सिंह ने लोग ऐसा समझ नहीं गए कि कहा था, सिर्फ प्रधानमंत्री ये मुसलमानों की आ बात रहे हैं। नहीं की थी, दलितों की बात की थी, पिछड़ों की बात की थी। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने दलित, आदिवासी और जो पिछड़े वंचित तबके हैं उन जी। सबके अधिकार की बात हुँ, कही थी। वो एक लंबा भाषण था जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट करके ये इसको प्रचारित किया गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया कि प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की जो संपत्ति है, जो स्त्री धन है, महिलाओं का मंगलसूत्र है, वो छीन जी, करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब ये बात पहले रूपक में हुई और बाद में एक और केंद्रीय मंत्री ने, अनुराग ठाकुर ने, और स्पष्ट ही कर दिया, उन्होंने कहा कि हुँ, मुसलमानों को दे देगी। मतलब जो जो एक रूपक था उस रूपक को उन्होंने तोड़ दिया और हिंदू मुसलमान डायरेक्टली खुल करके ये बात सामने आ गई कि उनको देंगे। तो ये पहले चरण के मतदान के बाद, तुरंत बाद ये शुरू हो गया और अब देखिए उसमें रोज नई चीजें ऐड हो जा रही हैं। अब जैसे अभी जो चल रहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल। मेरे जीते जी, मेरे जीवित रहते मुसलमानों को हुँ, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये हाँ, कहने किसने की कोई कहा? जरूरत नहीं थी। और किसने जब कहा कि पहले वो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, मिलेगा? वो उन्होंने वो खोज निकाला जो 1994 से कर्नाटक में जी, 4% आरक्षण मिल रहा हुँ। है मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी। तो उसके बाद तो 8 साल बीजेपी हाँ, की कहाँ सरकार खत्म रही कर है दिया? कर्नाटक में। बीजेपी का जी, मुख्यमंत्री रहा है 8 साल, हुँ, तो खत्म कर देते, हटा देते। तो ये कुछ नहीं किया है। लेकिन उस बात का जिक्र करके, जो एचडी देवगौड़ा जब प्रधान जी, मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक के, तब ये चीज आई थी। जो एचडी देवगौड़ा हुँ, अभी बीजेपी के ही अलायंस पार्टनर है, तो वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वहां एक आरक्षण का प्रावधान किया गया था, 4% आरक्षण का। उसकी मिसाल दे करके और ये बात कहना, पहले तो ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन जी, करके मुसलमानों को दे देती है। फिर जब इससे काम नहीं हुआ तो फिर आगे ये बढ़ के कि हमारे जीते जी जी, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस दे देती है और हम मुसलमान को नहीं देंगे, ये आरक्षण की बात आज 1994 का एक जो चल रहा है, जो आज तक कंटिन्यूटी हुँ, जिसकी है, उसका जिक्र करना। आपको ध्यान है कि 2014 और 2019 में हमने नहीं तो नहीं कही सुना गई। था कि यह बात कही गई। आपने 2014 और 2019 में नहीं कही और पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनी, तो अब और आप सरकार 2024 में में ये रहे, बात कहने की क्या कर्नाटक में जरूरत इतनी है? ही आपत्ति थी, तो आपने खत्म क्यों नहीं कर दिया? जी, हम कर देते भाई, और 2 बार ये बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं जी, वहां की राजनीति में। 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, फिर कई लोग मुख्यमंत्री रहे, जगदीश शेट्टार हो, टीबी सदानंद गौड़ा हो और बसवराज बोम्मई हो। 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री बने, 8-9 साल लगातार, 8 लगातार तो नहीं, लेकिन 8-9 साल बिल्कुल। सत्ता में रहे तो बदल देते। और वो चुनाव में, 2 चुनाव में आपने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आज इस चुनाव में आप कर रहे हैं, हुँ, इसका मतलब आपको इसकी जरूरत महसूस हो रही है। संपत्ति हिंदुओं की छीन ली जाएगी, जो भारत के जो लोग हैं जो अपनी संपत्ति जमा करते हैं वो छीन ली जाएगी, मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, हम नहीं होने देंगे। तो ये जो चीजें हैं, इन बातों का कोई जी, मतलब नहीं था इस चुनाव में। ये बातें होने लगी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो कोर मुद्दे बीजेपी ने तय किए थे, या जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, जो बीजेपी के तरफ से जो एजेंडा तय किया गया था, वो हुँ, एजेंडा कारगर नहीं हुआ है। देखिए, इसके पहले जो 2 चुनाव बीजेपी जीती है 2004 में, ये कोई हिंदू मुसलमान बिल्कुल। कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े सटल तरीके से, बहुत बारीक तरीके से जी, लोगों में अपने आप मैसेज गया था। एक तो ये मैसेज था, एक लोग गुस्से में थे कि बदल देना है कांग्रेस की सरकार को, हुँ, मनमोहन सिंह की सरकार को हटा देना है, ये गुस्सा था। और दूसरा उनकी उम्मीद, उनको जो दोहरा दोहरा जो उत्साह था, वो इस वजह से था कि जी, नरेंद्र मोदी आ गए हैं चेहरा बन के। तो 2002 के बाद से ही, गुजरात के दंगों के बाद से हुँ, ही एक जो छवि बनी नरेंद्र मोदी की देश में, वो एक हिंदू हृदय सम्राट की बनी कि ये हिंदुओं का असली रहनुमा यही है, मसीहा यही है और ये आएगा तो सबको ठीक कर देगा। तो ये धारणा थी, इसको बनाना नहीं जी, पड़ा था, ये बिल्कुल। कहना नहीं पड़ा था एक जगह, ये अपने आप की धारणा बनी हुई थी। तो लोगों ने अति उत्साह में वोट दिया, 10% के करीब, मतलब आप समझिए इतना वोट का इजाफा हुआ। हमको लगता है 52-53% वोट था, वो जी, 61-62% पहुंच गया, हुँ, 61%, 8-9% वोट का इजाफा हुआ। और उसका फायदा भी दिखा कि 138 सीट की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो सीधे 282 सीट की पार्टी हो गई। तो ये उसको दिखा। फिर 2019 में भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। राष्ट्रवाद की ऐसी आंधी चल रही थी, पुलवामा, बालाकोट और उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बातें ऐसी थी, एकदम घर घर पहुंची हुई थी बातें, राष्ट्रवाद की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसी के आधार पर बीजेपी ने अपना नैरेटिव बिल्कुल। तय किया 2024 का। उस 2024 का कुल नैरेटिव ये था कि हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। अभी जो हमारी सरकार चल रही है
हम इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, जो बड़े फैसले हैं हम करते रहेंगे, हम एक देश एक चुनाव करेंगे, हम समान नागरिक संहिता लाने जा रहे हैं, जी। सबके लिए एक कानून बनाएंगे। अब ये भी कहा जाने लगा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल कानून बनवाने जा रही है, सरिया लागू करने जा रही है, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उस समय कहा गया, एक सिंपल बात थी कि हम समान नागरिक कानून ले आएंगे। तो इसमें अपने आप हो गया कि चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसके लिए एक समान कानून होगा। शादी का, तलाक का, उत्तराधिकार का, संपत्ति के उत्तराधिकार का, गोद लेने का, इन सब चीजों का एक समान कानून होगा। अब इसमें अलग से मुसलमान को ले आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी कही जा रही है बात अलग से इस बात को। तो ये जो एजेंडा तय हुआ था कि कंटिन्यूटी रखेंगे, जो बड़े फैसले हो रहे हैं उन फैसलों को हम लागू करेंगे, देश अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक विकसित बन जाएगा देश। ये तमाम बातें जो कही गई थी, जो मोदी की गारंटी के तौर पर जिनको लिखा गया था संकल्प पत्र में भाजपा के, उन सब चीजों का असर होता नहीं दिखा। ऐसा लगा कि बात फिर मुसलमान और पाकिस्तान, किसी ने, इसीलिए फिर उसके बाद बचा कि फिर कौन सी बात है जिस पर अब ले आए लोगों को खींच करके। तो वो एक बात थी जो ले आए, लेकिन अब इस मुद्दे की एक सीमा है ज्ञानेश्वर जी। अब इस मुद्दे को इतनी बार आजमाया जा चुका है और एक लिमिट से ज्यादा इस पर समर्थन नहीं मिलता है। अगर इस पर समर्थन मिलना होता तो बीजेपी तो कब अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी के समय पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती। देश में उतना हिंदू मुस्लिम का विवाद तो कभी नहीं हुआ जैसा 1990-91 में हो रहा था। जब उसके 92 में जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा टूटा, जब मुंबई में दंगे हुए, देश के अनेक हिस्सों में दंगे हुए, हत्याएं हुई, कार सेवकों पर गोली चली, उस तरह का तो हिंदू मुस्लिम का माहौल अब नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का एक पब्लिक ओपिनियन सुन रहा था, वो नारा है ना, जो रामलला को लाए हैं उन्हीं को दिल्ली में लाएंगे। हाँ, तो पब्लिक ने पूछा, दाऊद आप रामलला को तो ले आए, दाऊद इब्राहिम को कब लाएंगे? हाँ, 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 ये भी पूछ रहे हैं लोग। मतलब जब आप हिंदू मुसलमान की बात करने में लगे हैं, तो लोग यह भी पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जब सवाल पूछा जाने लगा, यही असली बदलाव है। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यही है कि सवाल पूछा जाने लगा। इसके पहले 2 चुनाव में सवाल ही नहीं पूछा गया। कोई सवाल इस तरह का पूछता था तो लोग मारने आ जाते थे उसको। पब्लिक स्पेस में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के आप आलोचना नहीं कर सकते थे, आप राहुल गांधी का नाम लेकर नहीं तारीफ नहीं कर सकते। बिहार में देख रहा हूँ बड़े-बड़े लोग लिख रहे हैं और आम लोग भी लिख रहे हैं कि आपने जिन्हें 2014 में वोट दिया, क्या उन्हें आपने देखा था? वे जीत कर गए तो क्या आपके पास आए? 2019 में आपने वोट दिया तो क्या वे आपके पास वोट मांगने आए थे? जीत कर गए तो क्या आपके पास आए? मैं जो सुख दुख की बात कर रहा था। तो फिर क्या 2024 में भी उसी तर्ज पर आप वोट दे देंगे कि हाँ जीत कर चले जाइए और उसके बाद दर्शन भी मत दीजिए? और गिनाने के लिए वही बात है, नली गली सड़क। तो ये तो काम पूरे देश में हुआ है ना, और इसकी शुरुआत तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और बिहार में ग्रामीण सड़कें बनी। तो देखिए, भूलना नहीं चाहिए, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो रघुवंश प्रसाद सिंह को जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ग्रामीण विकास मंत्री थे और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जब सड़कें बननी शुरू हुई गांवों की, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भुवनचंद खंडूरी जब राजमार्ग मंत्री थे, हाईवे में सड़क रोड मिनिस्टर थे, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, तो उसके समय स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना बनी। उनके समय मंत्री रहते नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की योजना बनी और उस पर अमल होता गया, बनना शुरू हो गया। वो एक दौर था जब बनना शुरू हुआ और वो आज दिख रहा है कि हम बहुत जगह सड़कें बन गई। तो वो कोई उपलब्धि नहीं है, किसी एक सरकार को आप उसका श्रेय नहीं दे सकते। कोई एक सरकार मुझे देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह निजी बातचीत में यह बात कहा करते थे कि देखिए, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य रहा और मेरे लिए सौभाग्य रहा कि बिहार को सड़क के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए पैसे पहले भी मिल रहे थे, लेकिन सड़कें बनती नहीं थी। और मैं जब मंत्री बना तो बिहार में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तो जो पैसे पहले के पड़े हुए थे और फिर जो नए पैसे दिए, उसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने कर लिया। यह बात रघुवंश प्रसाद सिंह निजी बातचीत में कहा करते थे कि देखिए, मेरा श्रेय तो है ही, लेकिन यह नीतीश कुमार का भी प्रयास है। पहले की सरकारों ने अपने ही सरकार को वे कटघरे में लेते थे, उन्होंने प्रयास नहीं किया था। देखिए, ये एक नीतीश कुमार की एक बड़ी पूंजी है, उनकी पुण्यता है, जो उनके पीछे में लोग कहते थे। निजी बातचीत में बड़े नेता इस बात को एक्सेप्ट करते थे, लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो चुनाव बदलने की बात कर रहे थे,
इसका अंदाजा ऐसा नहीं था कि बीजेपी को नहीं रहा होगा, बीजेपी को इसका अंदाजा रहा होगा। और बिहार का जो पूरा घटनाक्रम था वो इसकी मिसाल है कि बीजेपी को अंदाजा था कि किन किन स्टेट्स में जी कहां कहां चीजें ठीक करनी। तो कुछ स्टेट्स में तो हम्म, बीजेपी ने ठीक करने की कोशिश की, जैसे बिहार भी है। अब ये अंदाजा नहीं था कि एकदम से बिल्कुल पूरे देश में हवा बदलने लगी, हम्म, ये अंदाजा नहीं रहा होगा। जहां अंदाजा था, जैसे ये था कि बिहार में नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ रहते हम्म, हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, तो उनको तोड़ करके अपने साथ मिला लिया गया। महाराष्ट्र को लेकर के ये अंदाजा था कि वहां तो हवा बदल सकती है, तो शिवसेना को तोड़ा गया और एनसीपी को तोड़ा गया, और दोनों जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ ला करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी कर्नाटक को लेकर के एक अंदाजा था कि बीजेपी एकदम पीक पर है, वहां नुकसान हो सकता है, तो जेडीएस के साथ एच डी देवगौड़ा की पार्टी के साथ वहां तालमेल किया गया। तो स्टेट स्टेट के हिसाब से बीजेपी ने ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जब पहले चरण जी के मतदान का आंकड़ा आया और दिखा कि लोगों में उत्साह नहीं है, लोग उस जोश में, ये बात जो आप बार बार कहते हैं कि भाई न करना पसंद जिताने का करते हैं जोश जी है न हराने का जुनून है, जब ये दिखा कि हम्म, लोग हराने भी नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन इतना जोर लगाने के बाद ये जोश, ये जुनून जी दिखना बिल्कुल चाहिए था जिताने का। हम्म, अगर सब नॉर्मल होता, और जैसे पहले प्रधानमंत्री बिल्कुल रैलियां करते थे, पुराने हम्म, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उस तरह से अगर कर रहे होते प्रधानमंत्री मोदी, हम्म, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता था। पहले क्या होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी बिहार में आते थे और एक ही मंच पर 8-10 उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता था, वो सबके हाथ उठवा देते थे, नाम, सबका नाम पढ़ हाँ दिया हाँ जाता था और पटना में रैली प्रधानमंत्री हो चले गई जाते थे। भागलपुर में रैली हो गई दरभंगा में हो गया यही बहुत है और आपको याद होगा बिहार में सत्ता हाँ, ये कैसे इसी, बदली थी एक किसले अपहरण कांड और अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ भाषण बिल्कुल गोलू, मेरा किसले कहाँ है हाँ मेरा गोलू किसले कहाँ है। कहाँ है और हाँ हाँ और इसके कहाँ बाद है उन्होंने किसले आंखें कहाँ है। बंद कर ली थी करीब 30 सेकंड के लिए मेरा किसले कहाँ है मेरा किसले मुझे हाँ। वापस लौटा दो और पूरे बिहार का चुनाव बदल गया तो ऐसे बड़े नेता इसी तरह से बहुत सटल तरीके से मैसेज देते थे, उनको जी बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती थी। कभी हम लोगों ने नहीं सुना है कि नेता, बड़ा नेता है और घंटों बोल रहा है और 3-3 4-4 जगह एक दिन में सभा कर रहा है और बोल रहा है, तो उससे वो पहले पहले की तरह का कर रहे होते। नरेंद्र मोदी भी उसी तरह से कर रहे होते कि एक पटना की रैली हुई और आसपास के सब 10 कैंडिडेट खड़े हैं, बिल्कुल उनका नाम पढ़ दिया गया, हो गया। तो तब लोगों में उत्साह हम्म, नहीं दिखता, तो बात समझ में आती कि चलिए इस तरह से चुनाव होता है, नॉर्मल तरीके से चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सभाएं कर रहे हैं, इतने भाषण कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, दूसरे नेता 24 घंटे घूम रहे हैं। आप देखिए, एक भी नामांकन हम नहीं देख रहे हैं जी जिसमें बड़ा नेता नहीं शामिल हो रहा है। पहले तो उम्मीदवार खुद ही जाके नामांकन करता था, उसके साथ शायद ही कोई बड़ा उम्मीदवार होता था जिसके नामांकन में कोई दूसरा नेता जाता था, नहीं तो हर उम्मीदवार खुद ही जाकर के नामांकन करता था। और ये तो अगर शुरू से देखें, शुरू में तो बहुत ही अजब तरीके से, जो अटल बिहारी वाजपेयी की आपने बात की, तो हमको उनका एक किस्सा याद आया जो उन्होंने लिखा था अपने संसद के 3 दशक, जो उनकी पहली किताब आई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको पार्टी ने आदेश कर दिया 1957 में, जब वो चुनाव लड़ने की बात आई तो पार्टी ने आदेश कर जी दिया कि आपको 3 जगह से चुनाव लड़ना है। उन दिनों नेता कम थे बीजेपी के, तो उनको कह दिया गया 3 जगह से चुनाव लड़िए। तो वो 3 जगह चुनाव लड़ने गए, तो किस तरह से गए, पहले दूसरे दर्जे में ट्रेन के बोगी में अपना बक्सा जो है गर्दन के नीचे लगाए हुए तकिया बना करके गए और उतरे वहां से, तो टांगा मिल गया, टांगे में बैठ करके जा रहे हैं मथुरा में नामांकन करने अटल बिहारी वाजपेयी। वहां से चल के पहुंचे तो लखनऊ में जा रहे हैं रिक्शे में बैठ करके, और पहुंचे पार्टी ऑफिस में, वहां तो 10-20 लोग मिले, उनके साथ जाकर के नामांकन किया। फिर वहीं से बलरामपुर चले गए, जीप से जा रहे हैं, जाकर के बलरामपुर में नामांकन कर दिया। 3 जगह से चुनाव लड़े, एक जगह जमानत जब्त हो गई, दूसरी जगह हार गए, और तीसरी जगह से जीते, बलरामपुर से पहली बार जीत करके वो नहीं सांसद बन के देखिए अजीत पार्लियामेंट जी जब पहुंचे। अटल बिहारी तो वाजपेयी की बात करते हैं ना देखिए मेरे पिताजी अब तो नहीं है वे भाजपाई नहीं थे ठीक है मतलब कहीं दिमाग से भी भाजपाई नहीं थे लेकिन मुझे याद है कि मुझे बचपन में वे खुद भी जाते थे और मुझे भी ले जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी का जब भाषण होता था पटना के गांधी मैदान में और यह समझाते हुए ले जाते थे मतलब मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी तो ले जाते थे और कहते थे कि यह समझना कि उन्होंने अर्ध विराम कब लिया उन्होंने विराम कब लिया कब आंखें बंद कर ली कब तेज बोले कब भुजाएं खोली कब मुठियां बंद कर ली तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात ही ये हाँ, वो लर्निंग प्रोसेस था, भाषण सुनना उन नेताओं को, ये सारे नेता अपना एक
एक निश्चित उनका अंदाज होता था प्रचार करने का, तो मान लीजिए कि माहौल नहीं बना। अब देखिए हर चुनाव में, हर नॉमिनेशन में बड़े नेता जा रहे हैं, 2-2 3-3 हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं एक आदमी का नॉमिनेशन कराने के लिए, और इसके बावजूद जनता की भीड़ नहीं जुट रही है। इसके बावजूद जनता में वोट डालने का उत्साह नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं। देखिए हमको तो ध्यान आ रहा है कितने लोगों का नॉमिनेशन, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता, रक्षा मंत्री हैं देश के, नॉमिनेशन कराने गए। झारखंड में अर्जुन मुंडा के नॉमिनेशन में, दिल्ली में मनोज तिवारी के नॉमिनेशन में, तो देश का रक्षा मंत्री एमपी का नॉमिनेशन कराने जा रहा है और इसके बावजूद चुनाव में जोश नहीं दिख रहा है। असली चिंता की बात यह है, अगर आप नॉर्मल तरीके से लड़ रहे होते और नॉर्मल तरीके से चुनाव चल रहा होता तो कोई बात नहीं थी। आपने बहुत हाइप बनाने की कोशिश की है और इसके बावजूद हाइप नहीं बनी, तो ये चिंता की बात है। ये लगा कि इससे ये लगा भी, चूंकि बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है, उनकी एक बड़ी खूबी है, ये है कि ये लोग तुरंत कमी को पकड़ते हैं, नुकसान कहाँ हो रहा है उसकी पहचान करते हैं और मिड वे में कोर्स करेक्शन। जब उन्हें लगा कि जातियों में विभाजन है, जातियों की बात हो रही है, तो सीधे मुसलमान और पाकिस्तान कर दो। और देखिए बिहार बीजेपी के नेताओं की हम बात करें, अब वे ड्राइंग रूम के भीतर जो बातचीत हो रही है ना, कॉन्फिडेंस में बातचीत करेंगे तो वो ये मानने लगे हैं कि बिहार में 40 में 40 नहीं होने जा रहा है, बिहार में 40 में 39 नहीं होने जा रहा है। उनकी जो गिनती है ना, देखिए अभी 2 ही चरण के चुनाव हुए हैं, वो 32 से जाकर 35 पर टिकने लगी है। और यह भी मान रहे हैं कि भले ही जेडीयू की सीटें कुछ कम हो जाए, हमसे अधिक कम हो जाए, लेकिन यदि नीतीश कुमार को हमने साथ न लिया होता, इस बात के लिए वे धन्यवाद देते हैं जो पहले विरोधी थे नीतीश कुमार के। वे धन्यवाद देते हैं कि यदि नीतीश कुमार साथ नहीं आते तो पता नहीं बिहार में कौन सा वाटरलू आ गया होता और कौन सा तूफान हो गया होता, हम कहां रहते पता ही नहीं है। तो यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक की तरफ रह जाते और जिस तरीके की लड़ाई बन गई है, जिस तरीके से जनता सवाल पूछ रही है, जिस तरीके से जनता उदास है, जिस तरीके से जनता निराश है, तो फिर पता नहीं क्या होता। इस बात को, ये हमने कहा ना पहले, इन लोगों को कुछ अंदाजा था, बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा अंदाजा था। और बिहार में चूंकि प्रैक्टिकल बात हो रही थी, ये बात नहीं हो रही थी कि बीजेपी को 150 पर ले आ देंगे या बीजेपी को रगड़ देंगे, बीजेपी को हटा देंगे, ये बात नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक ही बात कही थी कि ये तो नंबर्स गेम है, आंकड़ों का खेल है, हम 40-50 सीट कम कर देंगे तो ये बहुमत से नीचे आ जाएंगे। तो ये बड़ी व्यवहारिक सी बात थी कि 40-50 सीट कम कर देंगे, 40, और वो हो सकता था, उसकी संभावना दिखने लगी कि 40-50 सीट तो कम कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार और आरजेडी, मतलब जेडीयू आरजेडी मिलकर के बिहार में लड़ते हैं, कांग्रेस भी उनके साथ रहती है, तो 17 सीट से बीजेपी को नीचे ले आना बहुत आसान था। और इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि फिर सामाजिक समीकरण जो है, बिहार में चुनाव हमेशा सामाजिक समीकरण के दम पर लड़ा जाता है, कोई हिंदू मुसलमान काम नहीं करता है कभी। वो हम लोगों ने विधानसभा में चुनाव में देखा भी, जब अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो कहां लोगों ने वोट दे दिया, नहीं दिया वोट लोगों ने। और 2014 में जब बीजेपी अकेले भी लड़ी थी और उसको बड़ी सीटें मिली थी, 23 सीट अकेले बीजेपी जब जीती थी, तब भी हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, तब भी एक गुजरात मॉडल का मामला था, एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स थी, विकास की बात हो रही थी, और ये था कि अब की बार मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। तो वो भी हिंदू मुस्लिम का वोट नहीं था। दूसरी बार जब ये लोग 17-16 जीते, तो वो सामाजिक समीकरण का वोट था, जो नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी के पाले में आया और पलड़ा भारी हुआ इनका। तो वो ये बात बीजेपी समझ गई है इतने चुनावों के अनुभव के बाद, मौजूदा नेतृत्व भी, कि समझ गए हैं लोग कि बिहार में हिंदू मुस्लिम बहुत नहीं हो सकता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो सकती है, सामाजिक समीकरण ही बनाना हो, यहाँ वहां सोशल इंजीनियरिंग ही करनी होगी। और इसके लिए नीतीश कुमार को साथ में ले आया गया कि सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग। देखिए ना, आप नीतीश कुमार की बात करते करते ललन सिंह को ले आए। ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, 13 मई को चुनाव है। पहले बात हो रही थी ललन सिंह के खिलाफ लड़ेगा कौन। अब ठीक है, वहां दूसरे तरीके का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, अगरा पिछड़ा का भी, लेकिन ललन सिंह भी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से। और ललन सिंह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि वे क्षेत्र छोड़कर भागे रहते हैं, वे क्षेत्र में लगातार रहे हैं और क्षेत्र में काम किया है, यह बात भी सच है। लेकिन इस सबके बाद भी कि ललन सिंह को चुनाव लड़ने आता है, ललन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को 2 ही बात कह रहे हैं, गुस्सा मत करना, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, भड़कना नहीं है। और दूसरी बात समझा रहे हैं, फील गुड में मत रहना, कि जीत ही रहे हैं। फील गुड में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी, इसलिए 13 मई को जब तक वोट नहीं देना तब तक सोना नहीं। तो ललन सिंह जैसे उम्मीदवार को भी अपने मतदाताओं को यह समझाना पड़ रहा है, फील गुड में मत रहना,
देखिए, ये दोनों बातें जी, बहुत इंपॉर्टेंट कही आपने, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जी, बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई दोनों बातें हैं। जी, एक तो गुस्सा नहीं होना, भड़काने की कोशिश होगी। तो भड़काने की कोशिश क्या होगी? जो अगड़ा-पिछड़ा बनाने की कोशिश हो रही जी, है, उसी क्रम में भड़काने की कोशिश होगी ना, हुँ, कि कुछ बोले, कोई आदमी इनका समर्थक जो है, जो जनरल कास्ट का है, वो कुछ बोले, तो उससे एक माहौल बनाया हुँ, जाए कि देखिए ये दबंगई हो रही है, या अगड़ों का कि जो जो फॉरवर्ड हुँ, हेजेमोनी है, जो उनका वर्चस्व है, उसको खत्म करना है। ये 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 लड़ाई नहीं बनने देनी है। ये एक उनकी मुंगेर से उनकी कोशिश ये है। तो इसी को यही कोशिश देखिए, इसी हुँ, अगर नीतीश कुमार नहीं आए होते, तो बीजेपी के लिए संभव नहीं था कि बिल्कुल, 10 सवर्णों को टिकट दे दें। नीतीश कुमार आ गए तो उसको हुँ, लगा कि अब सामाजिक समीकरण बन गया, अत्यंत पिछड़ा आ गया हमारे साथ, महादलित और अत्यंत पिछड़ा। ये 2 वोट हुँ, नीतीश कुमार का कोर वोट है, और फॉरवर्ड वोट कंसोलिडेट हो गया बीजेपी के साथ, वैश्य है ही साथ में। तो ये एक 60% के करीब का एक हुँ, फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो लॉकस का समीकरण है, गैर यादव पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, फॉरवर्ड, बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा वोट बैंक है। 60% हुँ, या उससे ज्यादा का वोट है। इसमें कुछ टूट-फूट हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हुँ, वोट 50% से ज्यादा होगा। बीजेपी इसको लेकर के कंफर्टेबल हुँ, तभी हुई जब नीतीश कुमार आ गए। देखिए, यही काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तो वहां अभी जी, तक जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। हुँ, अभी तक जूझ रही है। वहां भी अगर बीजेपी के अंदर ये नहीं आता कि हुँ, खत्म कर देना है उद्धव ठाकरे को, तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद उद्धव ठाकरे को भी वो लोग मना करके वैसे ही ले बिल्कुल, आते बिल्कुल, जैसे नीतीश कुमार को ले आए थे। और जब वो आ जाते तो फिर उनका समीकरण बन जाता जी, बीजेपी शिवसेना का। वहां उनको खत्म करने के लिए जो पार्टी तोड़ी गई, उसका उल्टा हुँ, असर हो गया, बूमरैंग हो गया। बिहार में नीतीश कुमार साथ में आ गए तो सामाजिक समीकरण मजबूत हो गया। अभी की जो लड़ाई है, देखिए, जिस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी बिना सामाजिक समीकरण बनाए गई रहती, तो एकदम ठीक बात लोग कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल, वाटरलू हो हुँ, जाता बिहार का चुनाव उन लोगों के लिए। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती उनके लिए, जिस तरह से कैंडिडेट उतार दिए, इतनी जी। लापरवाही तो फिर भी बीजेपी ने की है। वो लापरवाही इसलिए भी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार साथ में है, तो ये भरोसा है कि हाँ, सामाजिक देखिए समीकरण है सामाजिक हमारा। समीकरण तो है, और लेकिन एक बात और समझना होगा अजीत जी कि नीतीश कुमार के साथ जाने में या यूँ कहें कि नीतीश कुमार को साथ लाने में बीजेपी ने थोड़ी देरी की और इसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि जब हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करते हैं तो जेडीयू और बीजेपी वालों में या यूँ कहें कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बीच इंटीमेसी स्थापित नहीं हो पाई, समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। हम कई लोकसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं कि बीजेपी वाले जेडीयू के साथ नहीं है, जेडीयू वाले बीजेपी के साथ नहीं है, एलजेपी वाले जेडीयू के साथ नहीं है और जेडीयू वाले एलजेपी से बदला लेने में लगे हैं। तो ये समन्वय स्थापित समय से नहीं हो पाया और इसका परिणाम भी दिख सकता है। देखिए, ये अब पहले जो हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, मान लीजिए बीजेपी जेडीयू की, जब जी, बीजेपी और समता पार्टी का तालमेल था, तो वो एक जी, ऑर्गेनिक बॉन्डिंग का। संबंध जी, था, ऑर्गेनिक तालमेल था। बड़ा ऐसी बॉन्डिंग थी जो लगता हुँ, नहीं था कि ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर था। और अब जो संबंध है बिल्कुल। वो स्ट्रेटेजिक संबंध है। दोनों नाव हुँ, जीतने के लिए साथ आए हैं, तो जनता इसका फर्क समझती है। मतदाता को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ऑर्गेनिक संबंध था, ऑर्गेनिक तरीके से दोनों एक साथ विकसित हुए थे, दोनों एक साथ आगे बढ़े थे, तो नेता को नीचे जी, वर्कर्स को समझाना नहीं पड़ता था। आप सिंबल लेके जाइए और लोग आपको वोट करते हुँ, थे, मान लेते थे कि आप एनडीए के। अभी दोनों के बीच जो दूरी बढ़ी है, 2 बार जब संबंध टूटा, 2 बार नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ गए, तो बीजेपी के लोगों ने जितना उनको अटैक किया, जिस तरह की बातें उनको कही गई, निजी तौर पर जो निजी हुँ, बातें उनको लेकर के कही गई, उन बातों की वजह से उनके समर्थक नाराज हुए। और फिर वही बात है जो चिराग पासवान ने निजी तौर पर जो डैमेज किया बिल्कुल। नीतीश कुमार, जो हमने कहा था उस दिन, हमने ये जुमला बिहार के ही लोग बोल सकते हैं, बाकी जगह तो कहते हैं हुँ, लोग कि नेता का कद कम किया है। बिहार में एक आदमी ने कहा कि हमारे नेता का हाँ, कहते कुर्ता हैं। छोटा किया है। तो ये हुँ, एलजेपी के लिए लोगों ने कहा है कि एलजेपी ने हमारे नेता का कुर्ता छोटा किया है, तो हम जी, उनका कुर्ता लंबा नहीं रहने देंगे। मतलब हुँ, हम उनका भी कुर्ता छोटा करेंगे। तो ये जो आपस का अविश्वास था, आपस की टकराहट थी, जो आपस की कड़वाहट है तीनों पार्टियों के हुँ, बीच में, नेताओं के बीच में, उसको लेकर के जनता के बीच में कोई अच्छा मैसेज नहीं है। जनता सब लोग समझ रहे हैं कि देखिए ये स्ट्रैटेजिक तरीके से साथ में आए हैं, कभी अलग भी हो सकते हैं। और फिर उसमें रियल डैमेज करने की कोशिश हुई थी। नीतीश कुमार का वोट तोड़ने के लिए बीजेपी ने जी, कुशवाहा लीडरशिप आगे किया, अत्यंत हुँ। पिछड़ा लीडरशिप आगे किया, कि जो नीतीश कुमार की ताकत है, उस ताकत को खत्म कर दें। गैर यादव पिछड़ा, उनकी ताकत तो यही थी ना कि लॉक उसका नहीं, नहीं, समीकरण देखिए और आपने कुशवाहा अत्यंत की पिछड़ा बात करते हुए महादलित। अजीत जी, यदि इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार होते, तो फिर ये कुशवाहा में टूट की बात थोड़े होती। फिर तो लव कुश समीकरण पूरे तौर पर उधर नहीं, होता नहीं, और फिर पता नहीं चुनाव का परिणाम क्या होता।
नहीं, फिर जी। तो एकदम रिवर्स हुँ, हो सकता था 2019, एकदम जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि अगर नीतीश हुँ, कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ होते, देखिए लोक विधानसभा चुनाव में 2015 में तो जी। बीजेपी फिर भी 54 सीटें जीत गई थी, क्योंकि हुँ, विधानसभा का क्षेत्र छोटा होता है और उस क्षेत्र में लोकल हुँ, इक्वेशन ज़्यादा काम करते हैं। कई बार कैंडिडेट अपने दम पर भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो नहीं होता है। लोकसभा जी। चुनाव में समीकरण काम करता है, हुँ, इक्वेशनल चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं और अगर लौ कुश समीकरण नीतीश कुमार अपना अत्यंत पिछड़ा और गैर यादव पिछड़ा सब एक साथ आ गए रहते आरजेडी के साथ, तब तो बिल्कुल। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। वहां तो हुँ, 18% मुस्लिम का भी वोट है और उसके अलावा मतलब मुसलमान और हिंदू मिलाकर के हुँ, 36% अति पिछड़ा है और 27% पिछड़ा है। यही वोट आप देखिए, हुँ। 63% तो यही वोट है। इसमें तो और कुछ नहीं, वो जोड़ने सब की लोग जरूरत ही मानते नहीं हैं है। कि तब तो 10 तो सीट भी बीजेपी बहुत मुश्किल हो जाती बीजेपी के लिए बिहार में। जी, जी, हम तो जी। रिवर्स कह रहे हैं 2019 का, 2-4 सीट जीतने के लिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ती। पटना साहिब हुँ, सीट कैसे जीतेंगे ये सोचना होता, बिल्कुल। जो सबसे सुरक्षित सीट है उनकी। ये बीजेपी को पता था, इसके लिए नीतीश कुमार को साथ ले आया गया। लेकिन वही है जो हम बार-बार कहते हैं कि स्विच नहीं है, जनता मतदाता स्विच जी, नहीं है कि आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो ऑफ। उनकी अपनी सोच भी है। उनको लगा कि अरे ये क्या नाटक चल रहा है कि कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इनके साथ, फिर आप एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, फिर एक-दूसरे के साथ मिल करके लड़ते हैं। तो इससे भी कन्फ्यूजन, जी, उत्साह कम बिल्कुल। होने का एक कारण ये भी है कि अरे हुँ, किसके लिए लड़ें, किसके लिए लाठी चलाएँ, किसके लिए जाएँ हम इतनी धूप में वोट करने। आज जो इधर है सो कल उधर चला जाएगा, जो उधर है वो इधर आ जाएगा, जी, तो बिल्कुल। हमारे वोट का क्या मतलब रह जाएगा? लोगों का हुँ, हुँ। उत्साह इसकी वजह से भी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कोई एक तो मोह भंग हुआ है जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से या सरकार से जो नाराजगी हो, लेकिन एक मोह भंग का कारण राजनीति का ये जो अयाराम गयाराम लोग भी हैं, अयाराम गयाराम टाइप की जो पॉलिटिक्स हो रही है कि इनके लोग आपके टिकट से लड़ रहे हैं, आपके लोग उनके टिकट से लड़ रहे हैं। कल तक बीमा भारती जेडीयू की नेता थी और एकदम से अचानक आरजेडी से चुनाव लड़ने लगी, तो ऐसा जी, थोड़ा कि जनता सही जाकर बात। के वोट दे देगी, जनता नहीं समझ रही है। तो इस वजह से भी लोगों का उत्साह कुछ मोह भंग हुआ है, लोगों का उत्साह कम हुआ है और उत्साह भरने के लिए लोगों में अब ये है कि अब देखिए, अभी देखे हम लोगों ने आज फोटो देखी अखबारों में कि जी, राष्ट्रपति महोदया भी गई जी, थी बिल्कुल। रामलला के दर्शन करने। तो अब ये रामलला के दर्शन का जो माहौल था जनवरी नहीं फरवरी है। में, अब वो नहीं है माहौल। उसके उस उद्घाटन समारोह को लेकर के बीजेपी ने भी पता नहीं हुँ, क्यों उसका बहुत इशू नहीं बनाया। नहीं तो चुनाव में तो इशू बना सकते थे ये लोग, वो भी नहीं बना। अनुच्छेद 370 भी नहीं बना। कोई राष्ट्रवाद पाकिस्तान, कितनी बार आपने हम लोगों ने सुना इस चुनाव में कि अब भारत वो नहीं रहा, भारत अब हुँ, घर में घुस के मारता है। तो वो घर में घुस के मारने बिल्कुल। वाला भी नैरेटिव नहीं बना। तो फिर तो बीजे कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो एक मनमानी व्याख्या करके और उसको हिंदू मुसलमान का रंग देना एक उत्साह भरने की कोशिश है। अंतिम कोशिश एक समझिए, अभी एक तिहाई सीट पर वोट हो चुका है। तो लोगों में जोश भरने के लिए ये मुद्दे लाए गए हैं कि ये मुसलमान का ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीन लेंगे, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलने देंगे, हम मुसलमान को कोई संपत्ति पर पहला हक नहीं होने देंगे। तो ये बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल। हमको सबको पता है कि इसका कोई चुनाव में बहुत चलिए, जल्द तो इफेक्ट जोश नहीं होगा, भरने की चुनाव में कोशिश बहुत स्लो जारी है इफेक्ट और रहेगा। बिहार का परिदृश्य हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यदि नीतीश कुमार उधर होते, तो फिर क्या होता? क्या 2-4 सीटों के लिए भी बीजेपी तरस जाती बिहार में? जिस तरीके की हवा है और जिस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों से पूछ रहे हैं और सुख-दुःख का हाल-चाल जान रहे हैं। तो हम चर्चा करते रहेंगे बिहार की, देश की। आप देखते रहिए लाइव स्टिच को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टिच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।